बायो-सावर्ट के नियम के बाद एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये इस चैप्टर की जान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये 2023 में नहीं आता तो ये हमारा 29 साल का एक्सपीरियंस जो है वो जीरो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए नियम क्या है और फिर इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कुलर लॉ ऑफ एम्पियर इन मैग्नेटिज्म। तो रूल ये है, बहुत सिंपल सा, देखो मैथमेटिकली देखो, ये बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। बस ये समझने की जरूरत है आपको। देखिए रेखीय समाकलन क्या है, मैथमेटिक्स के बच्चे तो सब जानते हैं रेखीय समाकलन क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एक लूप वगैरह कोई परिसीमा ले लेनी है और उसके अनुदिश बी का रेखीय समाकलन करो तो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट गुणा आई नेट। ये मेन चीज़ है। आई नेट क्या चीज़ है देखो, ये समझना। पहले मैं इस रूल को लिख दूँ, ये नियम क्या है, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा है इसे। तो एम्पियर ने ये बताया है कि किसी एक परिसीमा के अनुदिश, परिसीमा मतलब बाउंड्री, अभी बताऊंगे ये भी क्या चीज़ है, किसी एक परिसीमा के अनुदिश। चलो जी, अनुदिश का तो आपको पता ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बस ये ध्यान रखना आपको, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये किसके इक्वल होता है ये बता रहा हूँ अभी। यानी कि मैं अभी तक लेफ्ट हैंड साइड जो है अपनी वो पूरी हुई मेरी, ये वाली। किसी एक परिसीमा के अनुदिश बताएंगे अभी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये देखिए क्या है, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। यू परिसीमा जो भी हमने मान रखी है ना, परिसीमा से घिरी, बस ये ध्यान रखना, परिसीमा से घिरी नेट धारा, धारा से मतलब वैद्युत धारा ही है, का इतने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दें, एक लूप वगैरह ले लेते हैं, अभी बता रहा मैं सारी चीज़ डिटेल में। पहले एक बार ध्यान से देख लो जो क्या चीज़ लिखी मैंने। एक परिसीमा के अनुदिश, क्योंकि मुझे मिटाना फिर ये चीज़ देखो, एक परिसीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये चीज़ क्या होती है, ये तो सीधी सी बात ही है। ये जब मैं अप्लाई करूँगा आपको जब बताऊँगा किस तरह से रेखीय समाकलन जो है वो लिया गया है। म्यू नॉट सबको पता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। मेन चीज़ है आई नेट समझना, आई नेट। और आई नेट मैंने क्या लिखा है, परिसीमा से घिरी नेट धारा, परिसीमा से घिरी नेट धारा, या उस क्षेत्र में को बहने वाली धारा जो इस परिसीमा ने घेरा हुआ है। देखो इसे समझना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया आपका रूल, एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी निश्चित परिसीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये इतनी चीज। आई नेट, आई नेट क्या है, परिसीमा से घिरी, परिसीमा में मान लो चाहे, परिसीमा में घिरी नेट धारा, से के बजाय में घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुणा होता है। देखो ये मेन चीज़ समझो अब क्या चीज़ है। सपोज कीजिए, देखो मिटा रहा अभी 1 मिनट के लिए, तो सपोज करो मैं देखो आपको बताता हूँ बाउंड्री वगैरह। ये एक तार में करंट फ्लो हो रहा है आई, और वो कह रहा है कि मान लीजिए इस तार से आर डिस्टेंस पे आपको इस पॉइंट का चुंबकीय क्षेत्र बताना कितना है। तो हम एम्पियर का रूल जो है वो कैसे, एम्पियर का नियम इसमें उपयोग करते हैं। वो निश्चित परिसीमा वगैरह क्या थी, ये क्या था, ये बता रहा हूँ मैं। तो आपको इस पॉइंट को उस लाइन के अंदर लाना है, जो लाइन मतलब बाउंड्री हम मान रहे हैं। भले ही आप इसके लिए एक ऐसे आर त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना करो, तो ये क्या हो गया, एक परिसीमा होगी। इसी के अनुदिश हमें क्या लेना है, रेखीय समाकलन। वो भी बता दूंगा क्या है आपको। तो चुंबकीय क्षेत्र सपोज करो, मुझे नहीं पता कहाँ है फिलहाल, अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है बी, ठीक है जी आपकी, और आपका डी एल जो है वो इस तरह से है, डी एल हो गया आपका ये मान लीजिए। तो फिर ये कोण थीटा जो भी होगा, हो सकता है दोनों सेम हो सकता है इस तरह की सिचुएशन हो। तो फिर आपका इस रेखा के, ये जो मैंने बांधी है ना बाउंड्री, ये वृत्त,
इसके अनुदिश जब हम ये निकालते हैं इंटीग्रल तो बी डॉट डी एल, ठीक है। ये किस तरह से निकाला जाता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आगे देखो क्या चीज़ है, वो ये कह रहा है म्यू नोट किसका, इस क्षेत्र के अंदर घिरी हुई नेट धारा, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर घिरी हुई जो नेट धारा है, ये क्षेत्र कितना हो गया आपका जो भी है, तो इसके अंदर नेट धारा कितनी देख रहे हो आप, आई, तो ये हो गया आपकी नेट धारा, यानी इस चित्र के लिए आई नेट जो है वो किसके इक्वल हो गया, आई के, तो हो गया आपका आई, ठीक। अभी और समझो जरा, मैं चीज़ अभी आपको आई नेट समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद की चीज़ें जो है फिर सपोज करो वो ये कहता कि मुझे तो यहाँ पे r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस पॉइंट पे P डैश पे, उसके बजाय मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो मैं फिर किसी भी आकृति का जरूरी नहीं कि मैं हमेशा यही लूँ, मैं कैसी भी आकृति ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ समझा रहा मैं, तो फिर मैंने क्या हुआ, एक r/2 त्रिज्या के वर्त की यानी सर्किल की क्या कर ली, मैंने रचना कर ली, बिल्कुल गॉस की प्रमेय के हिसाब की तरह है। वहाँ एक पृष्ठ की हम रचना करते थे, यहाँ किसकी करते हैं, बस एक लूप ही करते हैं, मतलब लाइन की, इसीलिए लाइन इंटीग्रल है। तो फिर मैं यहाँ वही चीज़ें करूँगा, तो ये जब चीज़ देखूंगा कि बी डॉट डी एल किसके इक्वल है, म्यू नोट इंटू आई नेट, तो आई नेट क्या चीज़ है, आई नेट है उस पृष्ठ ये सॉरी उस लाइन के अंदर घिरा हुआ क्षेत्रफल या उस बाउंड्री के अंदर घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसके अंदर बहने वाली धारा। तो देखो ये इतना क्षेत्र घेर रखा और इसके अंदर अगर नेट धारा देखते हम कितनी है, तो वो अब भी कितनी है, आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आई। मान लीजिए वो ये कहता कि मैं तो इस तरह से 2r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसे हमेशा आप इसे ये लीजिए, मैं तो एक इस तरह की बाउंड्री की क्या कर लेता हूँ, कल्पना कर लेता हूँ, ओके। वो मेरा काम है कि कहाँ मेरा डीएल है, कहाँ मेरा बी है, मैं किस तरह से ये चीज़ें निकालता हूँ, तो वो अलग चीज़ है। तो जब मैं ये निकाल लूँगा बी डॉट डी एल, ओके, तो इजिकल टू म्यू नोट, फिर मेरा वही सवाल आ गया आई नेट क्या है। तो देखो इस बाउंड्री के अंदर भी अगर मैं टोटल देखूँ तो टोटल धारा मेरी कितनी है, वो क्या है, आई, तो फिर मेरा क्या आ जाता है, ये आई, समझ गए। तो आप ये सोच रहे होगे हर बार r/2 पे भी, r पे भी, 2r पे भी सब कुछ इसके अंदर आई आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वही चीज़ है कि Q चार्ज था, ये स्पेयर लिया, तब भी फाई की वैल्यू क्या है, Q/ε0, गॉस की प्रमेय की तरह, ये और डबल कर दिया तब भी ये और डबल कर दिया तब भी ये ऐसे कर दिया तब भी ये, क्योंकि अंदर नेट आवेश क्या है, Q। तो सेम उसी तरह से है कि इस क्षेत्र के अंदर नेट धारा कितनी है, तो नेट धारा कितनी है अब तक, आई, ओके। अब बात सही समझ में आओगी। देखो दूसरी चीज़, अब सपोज कीजिए, अभी मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, अब मेरे पास जो एक वायर है वो ये है और उसका रेडियस जो है वो आर है, ओके, ये पूरा वायर है एक, और इसमें जो करंट चल रहा है टोटल वो कितना है, आई, पूरे के पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है इसमें, आई, ऐसे। अब समझोगे आप कि वास्तव में आई नेट से मतलब क्या है। देखिए तो अब वो क्या कह रहा है, ये होगी इसकी ज्यामितीय अक्ष, एक बेलनाकार होते हैं बेलन सब, वो सॉरी तार, तो वो कह रहा है इसके पृष्ठ पे यहाँ पे यानी कि डिस्टेंस कितनी है r, यहाँ पे b बताओ कितना है, इस पॉइंट P पे b बताइए कितना है। तो देखो अब तुम समझ जाओगे सही बात। तो मैं ओके b होगा जो भी है मेरा यहाँ b, तो मैं यहाँ फिर एक क्या कर लेता हूँ अपनी तरफ से ही कुछ भी, ये जरूरी नहीं कि हमेशा मैं वर्त बनाऊँ, इससे मेरा कुछ आसान होता होगा ऐसा हो सके, तो मैं इस पॉइंट पे इस लाइन के अनुदिश क्या लेता हूँ, b का dl यानी कि रेखीय समाकलन कर लेता हूँ। और जब मैं लिखता हूँ म्यू नोट इंटू आई नेट, तो आई नेट देखो यहाँ क्या है, ओके। अब बात समझ जाओगे आप। तो इस क्षेत्र के अंदर टोटल जो पद धारा है वो कितनी है, आई, तो ये आ गई मेरी आई, ये तो अब भी वही बात है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ये करता हूँ कि मान लीजिए वो ये कहता कि ये एक पॉइंट है r/2, अब देखिए आप P डैश पॉइंट पे जो r/2 डिस्टेंस पे है ज्यामितीय अक्ष की, तो तब मैं अगर यहाँ निकालता हूँ b की वैल्यू, तो मेरा चीज़ तो वही है सब। लीजिए मैंने ये मान लिया r/2 का एक वृत्त मान लिया, और जब इसके अनुदिश मैंने क्या निकाला, b डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नोट आई नेट, तो अब आई नेट मेरा वो नहीं है जो था। देखिए पहली चीज़ जो मेरी चीज़ में अंतर आया, इसीलिए तो एम्पेयर का नियम जो है लाजवाब है। जब मैं इस चीज़ को देख रहा था तो इसमें टोटल करंट कितना था, आई, पूरे के पूरे तार में। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो इसमें करंट आई नहीं है, इसमें करंट कुछ और है, वो है मान लीजिए आई डैश,
इस पूरे में करंट कितना था, आई था पूरे की पूरी इसमें, यानी कि आर त्रिज्या का जो ये हमारा क्या था तार, इसमें करंट था टोटल आई, ये लिख रखा मैंने बाहर। और ये जो R/2 त्रिज्या का मेरा वायर बन गया है, ये सॉरी है ना, तो इस वायर के अंदर जो करंट है वो आई नहीं है, वो कितना है, आई डैश। वो मेरा अलग काम है कि मैं मैथमेटिक्स से किस तरह से निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आई डैश। ओके, तो समझ गए होगे। अब बात समझ में आओगी। तो कौन सा करंट लेना, वो करंट लेना जो क्या उस परिसीमा के अंदर घिरा हुआ है, उस परिसीमा ने जितने करंट को घेर रखा है या उस क्षेत्र से जितना करंट होके जा रहा है वही हमारा आई नेट होता है। बी डॉट डी एल लेना बहुत आसान है, ये तो जैसे ही मैं इसका अनुप्रयोग स्टार्ट करता हूँ तो आप समझ जाओगे। बी डॉट डी एल यानी रेखा समाकलन, बहुत सिंपल चीज़ है। अब मैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में आपको सिंपल सा एक बताता हूँ, एम्पियर के नियम में। अब इसका अनुप्रयोग जब मैं देखता हूँ तो मैं शुरू में देखता हूँ, चलो अनंत लंबाई के एक तार के करंट, ये मान लीजिए अनंत लंबाई का एक रज्जुरेखीय धारावाही चालक है, जिसके कारण मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब एम्पियर ने इतना आसान कर दिया चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना कि मैथमेटिक्स के भी मामूली से मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो यही इसकी मतलब थ्योरी रहेगी। माना एक अनंत लंबाई का तार धारावाहिक रज्जुरेखा है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, और हमें लंबवत दूरी r पर कोई पॉइंट P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं r त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना कर लेता हूँ, ठीक है, r त्रिज्या के एक वृत्त की मैंने कल्पना कर ली इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं देखता हूँ कि B की क्या डायरेक्शन है, तो थोड़ा यहाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये तार इस तरह से है, ये ऐसे है, तो वो फिर उस तरह से है, मतलब बोर्ड में अंदर की तरफ को। तो इसे कैसे दिखाऊं मैं बोर्ड में अंदर की तरफ की, थोड़ा तिरछा बना लेता तो मैं ठीक रहता, लेकिन ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, यानी बोर्ड में अंदर की तरफ को। कैसे की जाए, माय गॉड, मुश्किल हो गया भाई। ऐसे करूँ तो इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल में बना नहीं सकता, तो वो थोड़ी सी ऐसे दिखानी। तो कैसे दिखाई जा, ऐसे करके दिखा दे थोड़ा सा, ऐसे एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, ऐसे, ठीक है। ये होगी मेरी बी की डायरेक्शन, और यहाँ पे यही होगी मेरी डेल इसकी डायरेक्शन। डी एल और बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब देखो ये इस तरह से पोजीशन आ रही, तो ये ऐसे है डायरेक्शन, ठीक है जी। या ये समझ लो ये वायर है, इस तरह जब मैं देखता हूँ तो डायरेक्शन मुझे ऐसे मिलती है, डी एल की डायरेक्शन भी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एक वृत्त मान रखा। तो इस वृत्त पर जब मैं यहाँ देखता हूँ, देखो मेरी उंगली को, ये वो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा ऐसे, ठीक है, और ये मैंने इसकी तरफ रिंग मान रखा। तो वहाँ पे जो पॉइंट है मेरे, उन पर डायरेक्शन वो इस तरह से है कुछ ऐसे, डी एल की भी और बी की भी। सीधी सी बात है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, छोड़ो यार थ्योरी होगी। तो जब मैं बी डॉट डी एल निकालता हूँ, सिंपल है, क्या निकालना, बी डॉट डी एल, ये होगा आपका बी डॉट डी एल, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, यानी कि बी डी एल कोस थीटा। अब वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो बी की वैल्यू, बी डी एल की वैल्यू डी एल कोस 0, तो ये आ गया बी इंटीग्रल डी एल इजिकल टू बी, ये बन गया आपका 2 पाई आर। डी एल से मतलब ये चीज़ लंबाई टोटल, तो टोटल लंबाई कितनी बनेगी वृत्त की, 2 पाई आर। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, तो क्या होता है एम्पियर्स लॉ से, एम्पियर्स लॉ, तो उन्होंने बताया है कि ये जो होता है रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये इक्वल होता है म्यू नॉट और आई नेट के। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो मेरे इसकी वैल्यू तो निकल के आई हुई है, ये बी क्रॉस 2 पाई आर म्यू नॉट, और आई देखो कितना है। तो मेरा जो ये टोटल लूप थी 2 पाई आर का वृत्त था, इसके अंदर जो नेट धारा है वो कितनी है, आई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई, तो यहाँ से बी मेरा कितना आ जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू आर। अनंत लंबाई के क्या रज्जुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, किससे, एम्पियर के नियम से। कल मैंने बायो-सावर्ट के नियम से भी कराया था, वो काफ़ी कठिन था, और आपने देखा होगा परिमित लंबाई का कराया था पहले,
और उसके बाद φ1 φ2 की वैल्यू 90 डिग्री रख के उसमें मैंने ये निकाला था, ठीक है। लेकिन इससे सब आसान हो गया है। धारावाहिक परिनालिका के लिए देखो कितना सिंपल बनता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं आता तो फिर वो है जी आपका। तो धारावाहिक परिनालिका के बारे में थोड़ा बुक में पढ़ो। आपको क्या है, इस टाइप की कोई कार्डबोर्ड लो, ऐसे जैसे मेरा पेन है ये, और इस पर पृथक्कृत तांबे के तार ऐसे लपेट दो, ठीक है। तांबे के तार लपेट दो और करंट फ्लो करते ही समझिए क्या बन गया आपका, ये कार्डबोर्ड है इस तरह से, और इस कार्डबोर्ड पे उन्होंने तांबे के तार लपेट रखे पृथक्कृत। चलो तांबे के तार में अलग कलर की पेंसिल से लिपेट देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से तांबे के तार लपेट रखे भैया, ये टर्न लिया, फिर ये टर्न लिया, चलो ऐसे कर दूंगा, ये इस तरह से तांबे के तार लेके कुंडली टाइप बनाई गई है, एक कुंडली बना लिया ऐसे। ये ऐसे जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं तो तुरंत कमाल इसका यह है कि इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्थापित हो जाता है, और करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। किसकी डायरेक्शन, कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है ये किस तरह से बना हुआ है। उसके लिए एम्पियर का रूल है, अपनी दायां हाथ लो और ये उंगलियां जो है ये ऐसे लपेट दो जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से लपेट दो। ऐसे उत्ता फ्लो तो ऐसे लपेट दो, ऐसे है तो ऐसे, जैसे मेरे चित्र में है फिलहाल तो ऐसे है। ये अंगूठा का जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन होता है, यानी कि ये हमारा क्या बताता है, बी, यानी कि ये एन सीरा बन जाता है और ये इसका एस, ऐसी पोजीशन आ जाती है। और इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स लाइन दिखाऊं निकाल के तो ये इस टाइप की चीज़ होती है। इसके अंदर एक समान, ठीक है जी, इसके अंदर बिल्कुल सीधी लाइनें हैं, देखो ये, तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी डायरेक्शन ये होती है। यह है धारावाहिक परिनालिका। इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में दे भी रखा है बुक में, लेकिन इसके लिए परिनालिका, ठीक है जी। ये व्यवहार में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की सबसे आसान ट्रिक है, इसी का यूज करता है ज़्यादातर, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस हिस्से में इसके क्या रहता है, टोटल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसके यहाँ केंद्र पे जो बी होता है म्यू नॉट इंटू एन आई, इसका डेरिवेशन केंद्र पर, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके केंद्र पर यहाँ पे। और सिरों की अगर बात करें तो सिरों पे जो इसके होता है वो सीधा इसका हाफ होता है, सिरों पे इसका बी होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। बस इसमें एक फार्मूले में एन स्पेशल चीज़ है, वो ध्यान रखना आपको, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। क्योंकि हमें व्यंजक का अगर पता हो डेरिवेशन का, हमें ये डायरेक्शन निकालना, तो फिर वो बहुत आसान हो जाए, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। तो डेरिवेशन करते टाइम हमें याद रहेगा कि हाँ हमें इसमें कुछ ऐसा भी लेना है, स्मॉल एन, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्यों ली जा रही है, क्या कारण है, वो कारण हम अभी बताते हैं। तो एम्पियर का परिपथ या नियम लगा के हम इसके अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, उस चुंबकीय क्षेत्र का क्या है परिमाण निकालने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है। अब मैं इसका रेखा चित्र बनाऊंगा, उस रेखा चित्र के आधार पर हम एम्पियर का जो है नियम वो अप्लाई करेंगे। आपको पता ही है सिंपल है एम्पियर का नियम। तो मैं भी इसका थोड़ा रेखा चित्र बना रहा हूँ, तो देखो जरा, ये टर्न्स देखो इस तरह से, ओके। तो जो अंदर ऐसे प्रविष्ट कर रहे हैं उन्हें मैं क्रॉस के निशान से दिखाऊंगा, और जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं ऐसे ये इस तरह से, यानी बाहर की तरफ जो करंट रहा होगा ऐसे उसे मैं डॉट लाइन से, और जो अंदर की तरफ जा करंट उसे मैं क्रॉस लाइन से दिखाऊंगा इसी तरह से। तो चलो तो धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एम्पियर का नियम कैसे यूज करेंगे वो बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इसका रेखा चित्र बना रहा हूँ। तो जो वायर मेरे ऊपर की तरफ टर्न ले रहे थे ये, इनको तो मैंने ऐसा दिखाया है, और जो अंदर की तरफ टर्न ले रहे थे वो मैंने क्रॉस के निशान से ऐसे दिखा दिए हैं। थोड़े दिखाए हैं मैंने, वहाँ काफ़ी टर्न थे, ओके। तो ये इस तरह से है, ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये अंदर की तरफ, बस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या है देख लीजिए, अब मान लीजिए मुझे
किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है धारावाही परिनालिका के अंदर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन गुजार दी ऐसे, और एक आयत की कल्पना कर ली अपनी तरफ से ही। ये एक आयत है, ये लीजिए, और मान लो आयत है ये ए बी सी डी, एक आयत मैंने अपनी तरफ से ही मान लिया। बहुत सिंपल चीज़ है, बस ये जो मैंने परिसीमा माननी, बाउंड्री आयत, मैं इससे रिलेटेड क्या निकाल लूँगा, आपको पता, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, तो उसकी तरह जैसे गॉस की प्रमेय में अपना ये मानते हुए हम क्या चीज़ का ध्यान रखते थे कि ज़्यादातर वो पृष्ठ ऐसा मानते थे कि उसमें ये था, गॉस की प्रमेय में अगर आपको याद हो तो पृष्ठ जो गॉसियन पृष्ठ था वो ऐसा मानते थे कि उसका तल या तो ई के क्या हो, पैरेलल हो, या उसका जो ई है वो परपेंडिकुलर हो, या कहीं ऐसा हो कि ई की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो यहाँ भी जो हम ये चीज़ मानते हैं, मतलब परिसीमा या बाउंड्री, तो उसके लिए भी याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि DL और B के बीच जो एंगल है, या तो वो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, या फिर वो ऐसी जगह हो जहाँ पर B की वैल्यू क्या हो, 0। यानी DL को B के साथ ऐसे रखते हैं कि वो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, इस तरह की चीज़। तो मैंने यहाँ ऐसा ही मानना है। एक देखिए, ये जो चीज़ माननी मैंने ऐसी जगह है कि B क्या है यहाँ पे, 0, बहुत दूर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे B मान लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपको लाइन नज़र आ रही होंगी। तो मैं जब इस परिसीमा के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करता हूँ, तो मैंने लिखा अपने जो मेरी परिसीमा है टोटल, वो मेरी परिसीमा एक आयत है ABCD। तो ABCD के अनुदिश बस, और क्या करना है, एक लाइन का व्यंजक होता है, B का रेखीय समाकलन कर दो। चलो जी, एक क्या है रेखीय समाकलन, आपको पता रेखीय समाकलन तो ये है B.dl, ये होता है रेखीय समाकलन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे 4 हिस्से बने हुए हैं इसके, A से B, B से C, C से D और D से A। तो मैं इस क्या काम कर रहा हूँ, इसको, इस टोटल को मैं ऐसे ही निकाल रहा, A से B, ओके, B.dl, और फिर प्लस B से C, और फिर B.dl। ये भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया, बात वही है मेरी, टोटल यही निकल का होगा मेरा टोटल का टोटल, और प्लस फिर मेरा एक आ गया लिमिट C से D, और फिर B.dl, और फिर मेरी एक लिमिट आती है D से A, तो ये होगी D से A, और ये होगा फिर B.dl। सिंपल 4 स्टेप में मैंने से तोड़ लिया। अभी तो देखो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, उसके बाद इसे किसके इक्वल दिखाना, μ0 × I नेट, बस खत्म हो जाए कहानी। अब मैं जब इसे लेके चलता हूँ आगे लिमिट, तो मेरा पता है मुझे कि मैं देखो यहाँ पे, तो लिमिट A से B, B.dl cos थीटा, B.dl cos थीटा, तो cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू में इसमें पुट करता जाऊँगा। तो देखो अगर इस पोजीशन में मान लीजिए ये लंबाई L है इसकी, और ये चौड़ाई है मान लीजिए B, जरूरत पड़ेगी, तो DL मेरा, जब इस तरफ को देखता हूँ DL, तो मेरा DL की वैल्यू जो है वो DL ही माननी मैंने, जबकि थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, 0। बताइए कारण क्या है, क्योंकि मुझे दो चीज़ के बीच एंगल देखना, तो मेरा B भी इस तरह से ही है, ये मान लीजिए मेरा B है, और ऐसे मेरा क्या है DL, तो दोनों के बीच का दोनों पैरेलल है, 180 डिग्री या 0 डिग्री। 180 डिग्री लोगे नेगेटिव आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ने का, उससे कुछ डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। ठीक है, डायरेक्शन इधर है या इधर, लेकिन फिलहाल मेरी तो डायरेक्शन ये है, तो कोई नहीं, मेरा DL भी मैंने यही मान लिया, तो ये हो गया 0 प्लस। अब इधर आ जाओ, देखो तो B to C, B.dl cos 90, इस वाली चीज़ के लिए देखो B जो है वो ये डायरेक्शन है, या तो ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है, इसके हिसाब से है, मतलब राउंड इस तरह से है, इस तरह से है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन या तो ये है या ये है। तो इसके लिए दोनों पोजीशन में क्या है, 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 प्लस। तीसरा केस आया C से D, तो यहाँ पे तो B की वैल्यू ही 0 है, ठीक है नहीं, तो B.dl ये भी 0 हो गया, और प्लस D से C वाला जो केस देखते हो आप, ये D से C, इसमें भी थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो B.dl cos 90। तो अगर तुम देखो अब जब 3 केस ऐसे हो चुके हैं इनमें, जिनमें कि मेरा पद जो है टर्म्स वो 0 हो गई है। एक तो ये वाला 0 हो गया cos 90 की वजह से, एक ये B 0 है, इस पर 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री।
तो मेरे 3 केस तो ख़त्म हो गए। अब मेरा पास बचा बस ये एक, और ये है मेरा A to B और B DL। ठीक है सर। अब मैं यहाँ आ गया, देखिए क्या होता है। तो A to B और B DL, जब मैं इसे आगे लेता हूँ तो B तो ये हो गया मेरा, और A to B DL, और यहाँ आ गया मेरा B, और ये बन गया L, और लिमिट है A to B। और A to B का मतलब सीधी सी बात है, देखो A to B ये है L, तो मैं सीधा इसको क्या कर देता हूँ, ये जो मेरा A to B इंटीग्रल था ये क्या बन गया मेरा सीधा L। ये आ गया जी मेरा B इंटू L। और ये मेरा वो है जिसको मैं बोल रहा था रेखीय समाकलन, B डॉट DL इंटीग्रल टोटल, ये आ गया BL, यानी आधा काम मेरा फिनिश हो गया। अब आधा काम मेरा क्या रह गया, वो आधा काम मैं वहाँ देखता हूँ। ये किसके इक्वल है, म्यू नोट और इंटू आई नेट। लेकिन फिलहाल मेरे पास आई नेट का पता नहीं। इसमें जो करंट है वो टोटल आई है, यानी हर टर्न में इसके इस तरह से आई करंट है, इस तरह से ये जो टर्न थे इस तरह से, तो हर टर्न में कितना है, यानी हर फेरे में आई एम्पेयर की धारा है। लेकिन इसमें पता नहीं कितने फेरे हैं, यहाँ भले आपको 4 दिखाई दे रहे हो, पता नहीं कितने फेरे हैं। तो मैं इस चीज़ को कैसे लेकर चल रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐसे लिया कि यदि ये जो आपका क्या है धारावाही परिनालिका सोलोनाइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलोनाइड, धारावाही परिनालिका सोलोनाइड। यदि सोलोनाइड के प्रति मीटर, देखो यहाँ से बात बनेगी, क्यों लिया ये पता चल जाएगा, प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हों, कितने फेरे हों, यदि इसको स्मॉल n लो, अगर ये n फेरे हों, बताओ प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हों। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को कुछ एक अलग लंबाई से मतलब है, और वो लंबाई है l, स्मॉल l। तो इस लंबाई में कितने फेरे होंगे मेरे को ये देखना, और फिर उनकी गुणा मैं I से कर दूंगा, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितना करंट जो है, इससे रिलेटेड बताया था ना कि इससे रिलेटेड ही मुझे करंट देखना, इस रेक्टेंगल यानी कि इस आयत के अंदर घिरी हुई नेट धारा कितनी है, तो वो टोटल आई नहीं है, वो देख रहा हूँ बस। तो यदि सोलोनाइड के प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हों, तो बताइए मुझे L लंबाई में कितने फेरे होंगे। तब L लंबाई में फेरों की संख्या, सीधा सा मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो होगी n इंटू एल, वो होगी n इंटू एल। अब मैं कह रहा हूं कि टोटल सोलोनाइड में आई करंट है, तो इतनों फेरों में कितना करंट होगा, तो वो भी सिंपल होगा मेरा। तो मैं वो देख रहा हूं कि टोटल करंट आई था, तो n इंटू एल फेरों में, फेरों की संख्या इतनी बनी, तो इतने फेरों में जो मेरा करंट है, यानी कि मेरा धारा है वैद्युत धारा, जिसे मैं आई नेट कहना चाह रहा हूँ, तो वो आई नेट कितनी होगी देखियो आप समझ लोगे भाई। टोटल आई है पूरे सोलोनाइड में, और इतने फेरों में कितनी होगी, वो तो टोटल फेरों में है, जितने भी फेरे हैं टोटल, इतने फेरों में कितनी होगी, तो एन एल की गुणा किस में कर देता हूँ मैं, आई में। नेट करंट मेरा ये बना, यही चीज़ भी मैं समझाना चाह रहा था आपको कि जो भी हम बाउंड्री इसकी मानते हैं, उस बाउंड्री के अंदर घिरी हुई नेट धारा देखनी है, और वो किसके इक्वल दिखा देनी है, इसके। तो मैंने दोनों चीज़ निकाल दी। अब तो मेरा ये जो है देखो B डॉट DL, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वो किसके इक्वल है, BL के, यानी B डॉट DL इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई नेट, और आई नेट है मेरे पास NL और इंटू आई। ओके, तो L फिनिश हो गया, तो B क्या आया निकल के, म्यू नोट NI। बस ध्यान ये रखना कि इसके लिए जो ये जो n मैंने दिखा रखा है, आई क्या है, जो है आई तो कंप्लीट धारा होगी टोटल सोलोनाइड में, म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता, n स्पेशल है, तो इसको आपको स्पेशल याद रखना, न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाता है अक्सर। तो यह है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, इसको नहीं भूलना भैया, ठीक है। जरा रफली लिख दिया, क्यों लिख दिया ये बताऊंगा, क्योंकि मैं सूत्र को थोड़ा सा और आसान कर दूंगा। तो जैसे मैंने लिखा B इज इक्वल टू म्यू नोट NI, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ म्यू नोट N अपॉन L और इंटू आई, तो इस सूत्र को ऐसे याद रखने में फ़ायदा है। अब ये प्रति मीटर फेरों में, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या नहीं है, ये है कुल फेरों की संख्या। कैपिटल N क्या है, कुल फेरों की संख्या। तो इसे लंबाई से भाग करते ही वही आ जाए स्मॉल n, यानी स्मॉल n जो होता है वो N अपॉन L होता है सही मायनों में। तो फेरों की संख्या को
धारावाही परिणालिका की जो लंबाई दे रखी है लेंथ, उससे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करनी और आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निकल कर आ जाएगा। दिशा के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये अपनी उंगलियों को एम्पियर का नियम है, ये ऐसे मोड़ो तो अंगूठा जो है राइट हैंड की समांतर उंगलियों को, ये को लंबवत, ठीक है, और समांतर उंगलियों को धारा की ही दिशा में मोड़ दो ऐसे, तो अंगूठा किसकी दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम के साथ 2 अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2013 के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके, ऋषिपाल सिंह सिवाच, पूरा।